थी, लेकिन हाल ही में वह हर किसी से कहने लगी थी कि 10 साल बाद वही दुनिया की सबसे अमीर औरत बनेगी। उसने आकर मेरी डेस्क पर हाथ पटका। आज से हर महीने इस अकाउंट में $1 लाख मेरे लिविंग एक्सपेंसेस के लिए ट्रांसफर कर देना। मैं हैरान रह गया। मैंने डेस्क पर रखी पर्ची देखी, हंस पड़ा और दोनों से कहा, क्यों? विवियन ऐसे बोली जैसे बात बिल्कुल साफ हो। सिर्फ $1 लाख ही तो है, इसके लिए वजह चाहिए क्या? मेरे एक बैग की कीमत भी इससे ज्यादा है। मैंने उसके बैग की तरफ देखा और हंसी रोक नहीं पाया। वह तो ऑनलाइन खरीदा हुआ सिर्फ $800 का नकली बैग था और उसी का घमंड कर रही थी। पिछले महीने कैफेटेरिया में इसी फेक बैग में बंद छिपा कर ले गई थी। भूल गई? विवियन का चेहरा तुरंत लाल पड़ गया। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने ठंडे स्वर में कहा। एक बैग के लिए $1 लाख? विवियन, सपना देख रही हो क्या? मेरे स्पॉन्सर करने से पहले तो तुम्हारे पास $1 का लंच बॉक्स खरीदने तक के पैसे नहीं थे। मैं तुम्हें लिविंग एक्सपेंसेस क्यों दूं? इतना कहकर मैंने वह पर्ची उठाई और सीधे डस्टबिन में फेंक दी। मैं तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं हूँ। तभी डेजमंड बीच में बोला, लॉसन, तुम्हारा परिवार इतना अमीर है, हमारी थोड़ी मदद कर दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? क्या हमें इस तरह बेइज्जत करना जरूरी था? फिर उसने विवियन की तरफ मुड़कर कहा, अगर हमें सड़क पर भी भीख मांगनी पड़े तब भी मेरी वजह से इसके सामने हाथ मत फैलाना। लेकिन विवियन भी पीछे हटने वाली नहीं थी। अगर तुम इसे पैसे नहीं दोगे तो मुझे तुम्हारी स्पॉन्सरशिप भी नहीं चाहिए। मैं हंस पड़ा। पिछले 2 सालों में मैं तुम्हें कुल $25 लाख दे चुका हूँ। अगर तुम्हें सच में इतना सेल्फ रिस्पेक्ट है तो पहले वह सब वापस कर दो। विवियन बिना झिझके बोली, 10 साल बाद मैं तुम्हें $25 मिलियन लौटाऊंगी। जैसे उसकी बात में बहुत दम हो। फिर उसने मुझे घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। इसे खो दिया तो बाद में घुटनों पर गिरकर भी मुझसे माफी मांगोगे, तब भी कोई फायदा नहीं होगा। मैं तंग आ चुका था। मैंने एक बड़ा सा IOU निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इस पर साइन कर दो, फिर तुम पूरी तरह आजाद हो। विवियन ने तिरस्कार से हंसते हुए अपना थंब प्रिंट उस IOU पर लगा दिया। लॉसन, बाद में पछताना मत। इतना कहकर वह डेजमंड को साथ लेकर चली गई। मैंने तुरंत हाउस होल्ड मैनेजर को फोन किया और कहा कि विवियन की स्पॉन्सरशिप अभी के अभी बंद कर दी जाए। उसने बिना किसी सवाल के जवाब दिया, जी यंग मास्टर। तभी टाइलर भागता हुआ आया और बोला, लॉसन, तुम्हारी उससे आखिर दुश्मनी क्या है? लेकिन मैं उसे कैसे बताता कि पिछले जन्म में यही औरत मेरी पत्नी थी और लगभग मेरी मौत की वजह बन गई थी। पीछे बैठा एक क्लासमेट भी बोला, पहले तो वो बहुत सीधी सादी थी, हर किसी के सामने सिर झुका लेती थी, अब अचानक बिल्कुल अलग इंसान क्यों लग रही है? मैंने मन ही मन सोचा, अलग इंसान नहीं बल्कि पिछले जन्म वाली असली विवियन वापस आ गई है। मुझे अपना पिछला जीवन साफ याद था। उसे पूरा यकीन था कि बिजनेस करना उसके लिए बच्चों का खेल है। उसे लगता था कि बस AC वाले ऑफिस में बैठकर कुछ डॉक्यूमेंट्स एडिट करना और उन पर स्टैंप लगा देना ही बिजनेस है, जबकि उन आधे से ज्यादा फैसलों के पीछे मैं था। फिर भी वह खुद को बिजनेस जीनियस कहती रहती थी, जबकि असल में सिर्फ पेपर वर्क पर साइन वही करती थी। उसे अंदाजा तक नहीं था कि इतने रिसोर्सेज किसी भी इंसान को सफल दिखा सकते हैं। तभी विवियन का एक टेक्स्ट आया, लॉसन, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने बिना सोचे उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर अपने ड्राइवर को फोन करके स्कूल आने को कहा। उसके यहाँ कहते ही मैंने कॉल काट दी और क्लासरूम से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही मैंने कार का दरवाजा खोला, विवियन मुझसे पहले अंदर घुस गई और डेजमंड को भी बैठा दिया। मैंने गुस्से में पूछा, विवियन, ये क्या कर रही हो? वह ऐसे बोली जैसे सब कुछ बिल्कुल सही हो। डेजमंड के पिता हॉस्पिटल में हैं, हमें ये कार चाहिए, हमें सेंट्रल हॉस्पिटल ले चलो। ड्राइवर ने दोनों को उलझन से देखा, फिर बिना कुछ कहे बाहर निकल आया। उसने तुरंत फोन मिलाया, हेलो पुलिस, 2 पागल लोग मेरी कार में जबरदस्ती घुस गए हैं, कृपया तुरंत किसी को भेजिए। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई। विवियन ने मुझे देखकर कहा, लॉसन, अपने ड्राइवर से कहो दरवाजा खोले। मैं तुम्हारी स्पॉन्सरशिप मान सकती हूँ, लेकिन ये मत समझना कि मैं तुम्हें कभी पसंद करूंगी। मैं मुस्कुराया और ऑफिसर से कहा, ऑफिसर, इन दोनों के साथ कुछ गड़बड़ है, मेरी सलाह है कि इन्हें सीधे हॉस्पिटल ले जाइए। विवियन अब भी पूरे आत्मविश्वास से बोली, मेरा ध्यान खींचने का यही तरीका मिला तुम्हें? सच में कितने चाइल्डिश हो। ऑफिसर ने दोनों को देखा और पूछा, तुम लोगों को हॉस्पिटल जाना है? विवियन ने तुरंत कहा, हाँ, अभी ले चलिए। उसकी बेचैनी देखकर ऑफिसर ने ज्यादा बहस नहीं की। ठीक है, बैठो, मैं ले चलता हूँ। विवियन और डेजमंड पुलिस की गाड़ी में बैठकर स्कूल से चले गए। उस रात मेरी नींद फोन की घंटी से खुली। कॉल के साथ दर्जनों मैसेजेस भी आए हुए थे। मैंने फोन उठाया और मैसेजेस पढ़े। लॉसन, मेरी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे साइकियाट्रिक हॉस्पिटल भिजवा दिया? मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत बनने वाली हूँ। जैसे ही बाहर निकलूंगी सबसे पहले तुम्ही से हिसाब लूंगी। मैंने बेड साइड लैंप जलाया, बिल्कुल बेपरवाह चेहरे के साथ सारे मैसेजेस स्क्रॉल किए, फिर जम्हाई लेते हुए स्क्रीन पर नजर डाली। आखिरी मैसेज था, प्लीज बस एक बार फोन उठा लो। उसने मैसेज पर मैसेज भेजे, मेरी तरफ से सबको बता दो कि मैं पागल नहीं हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, फोन उठाओ नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैंने फोन एक तरफ रख दिया, धीरे से बड़बड़ाया, कोई फायदा नहीं। फिर कंबल ओढ़कर दोबारा सो गया। अगली सुबह कैफेटेरिया में मैं पानी का एक केस लेकर अंदर जा रहा था, तभी मैंने विवियन और डेजमंड को ब्रेकफास्ट करते देखा। विवियन ठंडे चेहरे के साथ अपनी ट्रे में खाना इधर उधर कर रही थी, जबकि डेजमंड बन के बड़े बड़े टुकड़े तोड़कर खा रहा था। तभी टाइलर मेरे पास आया और धीरे से बोला, सुना तुमने, कल रात प्रिंसिपल खुद साइकियाट्रिक हॉस्पिटल गए थे, दोनों को छुड़ाने के लिए गारंटी साइन की और $5000 ऑब्जर्वेशन फी भी भरनी पड़ी। मैंने हैरानी से पूछा, सच में? बैठते ही टाइलर मेरे करीब झुक गया। इससे भी ज्यादा मजेदार बात सुनो, कल रात विवियन ने पूरी क्लास को फोन
करके कहा कि एक दिन वह दुनिया की सबसे अमीर औरत बनेगी। अगर अभी सब मिलकर उसे सिर्फ $800 दे दें ताकि वह बाहर निकल सके तो 10 साल बाद वह 100 गुना लौट आएगी। मेरी आंखें फैल गईं। मैंने पानी लगभग उगलते हुए पूछा, उसने तुम्हें भी फोन किया था? टाइलर जोर से हंस पड़ा। मुझे ही नहीं, पूरी क्लास को। सुना है रात 3 बजे उसने हमारे होमरूम टीचर को भी 2 बार फोन किया और कहा कि अगर वह अभी उसे $800 उधार दे दें तो बाहर आने के बाद उनका एहसान 100 गुना चुका देगी। टीचर ने उसी वक्त उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। ये बताते बताते टाइलर इतना हंसा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने मुंह पोंछा और सोच में पड़ गया। यही तो उसका तरीका था। पिछले जन्म में भी वह सुबह 4 बजे लोगों को टास्क असाइन करती रहती थी। कल रात तो मेरे पिता की कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स तक को उसके कॉल्स आए थे। वह किसी प्रोजेक्ट की बातें कर रही थी। पिताजी इतने डर गए कि उन्हें लगा कंपनी सीक्रेट्स लीक हो गए हैं, इसलिए सुबह सुबह इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। मैं उठकर जाने ही वाला था कि टाइलर ने मेरा हाथ पकड़कर विवियन की तरफ इशारा किया। विवियन घृणा भरे चेहरे से अपनी प्लेट देख रही थी। इसे खाना कहते हो? जमीन पर डाल दो तो कुत्ता भी न खाए। डेजमंड तुरंत बोला, विवियन, मुझे पता है इतना सस्ता खाना तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन तुम पूरे दिन से भूखी हो, थोड़ा बहुत खा लो। कैफेटेरिया का कुक स्टेक काटते हुए झुंझला गया। तुम दोनों कूपन लेकर मेन्यू का सबसे सस्ता स्टेक मंगाते हो, ऊपर से फ्री में मैकरोनी भी मांगते हो। अब खाने में भी नखरे दिखा रहे हो। खाना है तो खाओ, नहीं तो निकल जाओ। विवियन गुस्से से उसकी तरफ उंगली उठाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मेरा एक फोन आएगा और यह जगह बंद हो जाएगी, समझे? उसकी बात सुनकर मुझसे हंसी छूट गई। विवियन वहीं रुक गई और उसका चेहरा धीरे धीरे लाल पड़ गया। टाइलर तो हंसते हंसते लगभग जमीन पर लौटने लगा। मैं क्लासरूम की तरफ बढ़ा ही था कि विवियन ने दरवाजे पर रास्ता रोक लिया। ऊंची आवाज में बोली, अब भी भागने की कोशिश कर रहे हो? मुझे नाराज करने की कीमत तुम चुका नहीं पाओगे। मैं दांत भींचकर चुप रह गया। वह घमंडी अंदाज में बोली, क्या हुआ? मुझे डेजमंड के साथ देखकर जल गए, इसलिए बदला लेने के लिए यह सब किया? लॉसन, बस यही कर सकते हो, अपनी मेहनत बचाओ। मैं और डेजमंड एक दूसरे से वादा कर चुके हैं, मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, इसलिए अब से हमसे दूर रहना। अगर फिर कभी हद पार की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने बेबस होकर दोनों हाथ उठा दिए। विवियन, तुम्हें सच में कोई दिक्कत है क्या? कितनी बार कहूं, मुझे तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम किसके साथ रहना चाहती हो ये पूरी तरह तुम्हारी मर्जी है, इसलिए मुझे इसमें मत घसीटो। लेकिन वह और भड़क गई। नाटक करते रहो। पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए करोड़ों खर्च कर दिए थे। क्या तुम्हें लगता है मैं सब भूल गई हूँ? मैंने गुस्से से उसकी तरफ इशारा किया। वह पिछला जन्म था, अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। वक्त बदल चुका है। इतनी सी बात समझ नहीं आती? विवियन ने बाहें बांध लीं, जैसे उसने मेरी एक भी बात सुनी ही न हो। वह लगातार बोलती रही, तुम बस जल रहे हो। तुम्हें डेजमंड और मुझे साथ देखकर सहन नहीं हो रहा, इसलिए जानबूझकर हमें निशाना बना रहे हो। क्या तुम्हें लगा मुझे साइकियाट्रिक हॉस्पिटल भिजवाकर मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी? सपना देखते रहो। मैं इतना गुस्से में था कि दांत पीसते हुए बस एक शब्द कहा, पागल, फिर मुड़कर वहां से चला गया। पीछे से विवियन ने ऊंची आवाज में मुझे धमकी दी, लॉसन, बस कल के स्पोर्ट्स मीट तक इंतजार करो। अगले दिन स्पोर्ट्स मीट में विवियन फिर से पूरी एनर्जी के साथ वापस आ गई। उसके चेहरे पर चमकदार मुस्कान थी और वह जोर जोर से चीयर कर रही थी। स्टैंड में बैठा एक स्पॉन्सर दूर से उसे देखने लगा। उस लड़की में सच में स्पार्क है और उसकी ग्रेड्स भी पूरे स्कूल में टॉप 3 में है। उसे लॉन्ग टर्म स्पॉन्सर करना फायदेमंद हो सकता है। विवियन अब भी हंसते हुए अपने क्लासमेट्स का उत्साह बढ़ा रही थी। तभी टीचर उसके पास आए। विवियन, जरा मेरे साथ चलो। स्पॉन्सर ने मुस्कुराते हुए विवियन की तरफ देखा। बहुत अच्छा, आज से हमारी कंपनी तुम्हें कॉलेज ग्रेजुएशन तक हर महीने $8,000 स्पॉन्सर करेगी। विवियन का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। $8,000? क्या आप मेरा अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं? ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। स्पॉन्सर ने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा, सुनो, 8,000 तुम्हारे रोजमर्रा के खर्चों के लिए काफी से भी ज्यादा है। दूसरे स्टूडेंट्स को तो सिर्फ 5,000 मिलते हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री पहले जैसी नहीं रही, अब ये एक सनसेट इंडस्ट्री बन चुकी है। विवियन ने बाहें बांध लीं और पूरी तरह एक बिगड़ी हुई हेरेस की तरह बोली, इतने से पैसों में मैं इंटरनेशनल टीम कैसे बनाऊं? अगर आप मुझे ठीक से स्पॉन्सर नहीं कर सकते तो यह मौका किसी और को दे दीजिए। इतना कहकर उसने तिरस्कार भरी हंसी छोड़ी और वहां से चली गई। टीचर गुस्से से भर गए और जल्दी से स्पॉन्सर को मनाने पहुंचे, लेकिन स्पॉन्सर ने उनका हाथ झटक दिया। स्पॉन्सरशिप लिस्ट जमीन पर गिर गई और हवा में बिखर गई। उस लिस्ट पर उन सभी स्टूडेंट्स के नाम थे जो स्पॉन्सर मिलने का इंतजार कर रहे थे। स्पॉन्सर गुस्से में चिल्लाया, वाह, क्या शानदार टॉप स्टूडेंट है। चैरिटी लेने में इतनी घमंडी। जब इस स्कूल के स्टूडेंट्स में इतना प्राइड है तो मैं यहाँ अपना पैसा बर्बाद नहीं करूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। इसी बीच स्पॉन्सरशिप की जरूरत रखने वाला जोना अपने बड़े भाई से लिपट कर रोने लगा। हमारे पास अब बिल्कुल पैसे नहीं बचे। केलब का चेहरा भी आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन फिर भी वह अपने छोटे भाई को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। मत रो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, जरूर निकलेगा। विवियन ने यह सब देखा और ठंडी नजरों से उनकी तरफ देखते हुए बोली, कितने दयनीय हो तुम लोग। थोड़ी सी चैरिटी के लिए ऐसे रो रहे हो। तुम लोगों में जरा भी प्राइड नहीं बचा। विवियन को वहां से जाते हुए देखकर मैंने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। विवियन, अपने सस्ते प्राइड के लिए तुमने किसी और की किस्मत बदलने का इकलौता मौका छीन लिया। मैं उन दोनों रोते हुए भाइयों के पास गया। कोई बात नहीं, बेनेट ग्रुप तुम दोनों को स्पॉन्सर करेगा। दोनों भाइयों ने एक साथ सिर उठाया और अविश्वास से पूछा, सच? सच में? हर महीने $15,000 तुम दोनों को? क्या इतना काफी रहेगा? दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आवाज कांप रही थी। क्या? नहीं नहीं, 3,000 ही बहुत होते। धन्यवाद लॉसन,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद हम आपका यह एहसान जरूर चुकाएंगे। मैंने दोनों को पकड़कर वापस खड़ा कर दिया। घुटनों पर बैठने की जरूरत नहीं है, बस मन लगाकर पढ़ाई करो। विवियन बाहें बांधे ये सब ठंडी नजरों से देख रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। इनकी लॉयल्टी खरीद रहे हो लॉसन? तुम्हारे पास बस यही एक ट्रिक है। मैंने विवियन की ताने भरी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज किया और उन दोनों भाइयों के साथ वहां से चला गया। टीचर विवियन के व्यवहार को देखते रहे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। विवियन पहले कितनी अच्छी लड़की थी, अब वह बिल्कुल किसी और इंसान जैसी क्यों लग रही है? मैंने मन ही मन सोचा, वह बिगड़ी नहीं है, वह बस अपनी पिछली जिंदगी वाली असली शख्सियत में वापस लौट आई है। जितना ज्यादा मैं इस बारे में सोचता गया, मेरी मुस्कान उतनी ही ठंडी होती गई। उस जैसे लोग तब तक नहीं संभलते जब तक बुरी तरह गिर नहीं जाते। मैंने टीचर से कहा, टीचर कृपया उन दोनों की स्पॉन्सरशिप की सारी पेपर वर्क पूरी कर दीजिए, पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। टीचर ने खुशी से मेरा हाथ पकड़ लिया। सच में लॉसन, ये तो बहुत शानदार है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। टीचर ने मेरे कंधे पर हाथ थपथपाया और फिर उन दोनों भाइयों को साथ लेकर पेपर वर्क पूरा कराने चले गए। मैं जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, टाइलर पीछे से आया और उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। मैं उसकी तरफ मुड़ा। उसने कहा, लॉसन क्या सोच रहे हो? चलो, स्पोर्ट्स मीट के बाद हमारी ग्रुप डिनर है। रेस्टोरेंट के अंदर हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। बालों में दो बन बनाए बैठी एक लड़की ने अपनी चॉपस्टिक्स उठाई और चमकती आंखों से बोली, वाह क्या शानदार दावत है। मेज पर बैठे हर क्लासमेट के चेहरे पर मुस्कान थी। पूरा माहौल बेहद गर्मजोशी और खुशी से भरा हुआ था। टाइलर ने अपना ग्लास उठाया। विवियन और डेजमंड अभी तक नहीं आए क्या? उसने मुड़कर पूरे रेस्टोरेंट में नजर दौड़ाई। बाकी क्लासमेट्स तुरंत बोले, उन्हें छोड़ो, चलो हम खाना शुरू करते हैं। तभी विवियन ने रेस्टोरेंट का दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर आई। उसके पीछे डेजमंड चल रहा था। उसके चेहरे पर साफ नफरत झलक रही थी। ऐसी डेकोरेशन वाली जगह भी खुद को रेस्टोरेंट कहती है? ये कहते हुए वह अपनी सीट पर बैठ गई। उसने चॉपस्टिक से अपनी प्लेट में रखा खाना इधर उधर करते हुए तिरस्कार भरे अंदाज में कहा, ये मीट तो लकड़ी जितना सख्त है, क्या यहाँ के सर्वर को ठीक से पानी डालना भी नहीं आता? लॉसन, तुम्हारी टेस्ट सच में बहुत गिर गई है। मैंने बिना कोई भाव दिखाए विवियन की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, इससे अच्छी तरह पता है कि यह रेस्टोरेंट मेरे परिवार का है। ये जानबूझकर मुझे उकसाने के लिए ऐसा कर रही है। विवियन की बात सुनकर बाकी सब लोग भी हैरान रह गए। तभी टाइलर ने गुस्से में अपना वाटर ग्लास जोर से मेज पर पटक दिया। विवियन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? उसने मेज पर हाथ मारा और गुस्से में खड़ा हो गया। आज तुमने बिना किसी वजह के रेस छोड़ दी। हमारी क्लास 3 मेडल्स हार गई, लेकिन तुम्हें उसकी जरा भी परवाह नहीं है। विवियन बिल्कुल बेपरवाह बैठी रही। उसकी उंगलियां आराम से मेज पर थपकी दे रही थीं। सबने आधा साल मेहनत की थी और तुमने एक छोटे से पेपर कट की वजह से सब कुछ बर्बाद कर दिया। टाइलर जितना बोलता गया उतना ही ज्यादा गुस्से में भरता गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से आग निकल पड़ेगी। उसी दिन पहले स्कूल क्लिनिक में नर्स एक स्टूडेंट के घुटने का इलाज कर रही थी। तभी दरवाजा जोर से खुला। विवियन डेजमंड को सहारा देकर अंदर लाई। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। विवियन ने घबराई हुई आवाज में कहा, डॉक्टर पहले डेजमंड को देखिए, उसे चोट लगी है। नर्स ने नीचे देखा तो पता चला कि उसकी सिर्फ उंगली पर हल्की सी खरोंच थी। वह कुछ पल तक चुप रही, फिर शांत स्वर में बोली, सुनिए, वहाँ जो स्टूडेंट है उसके घुटने पर तुरंत स्टिचेस लगाने हैं। आपकी चोट पर सिर्फ बैंडेज लगानी है। लेकिन विवियन गुस्से में उस पर बरस पड़ी। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि डेजमंड के हाथ कितने कीमती हैं? अगर एक भी स्कार रह गया तो मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराऊंगी। नर्स ने सिर तक नहीं उठाया और सपाट आवाज में बोली, कृपया पीछे जाकर लाइन में इंतजार कीजिए। वापस रेस्टोरेंट में विवियन बिना किसी परवाह के अपना ड्रिंक उठाकर ग्रिल्ड फिश के ऊपर उड़ेलने लगी। टाइलर ने फिर से मेज पर हाथ मारा और गुस्से से खड़ा होकर बोला, विवियन, यहाँ मौजूद हर किसी को यह जगह पसंद है। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? विवियन के चेहरे पर सिर्फ तिरस्कार था। पसंद है? क्या तुम लोग कभी किसी असली रेस्टोरेंट में गए भी हो? अफसोस, इस जिंदगी में तुम्हें वह मौका कभी नहीं मिलेगा। डेजमंड तुरंत उसकी बात में शामिल हो गया। उसकी आवाज में साफ मजाक था। कुछ लोग पैदा ही गरीब होते हैं विवियन, इनके लेवल तक गिरने की जरूरत नहीं है। ये लोग इस पूरी जिंदगी में भी तुम्हारे बराबर नहीं आ पाएंगे। एक उसे बढ़ावा दे रही थी और दूसरा उसकी हर बात पर हामी भर रहा था। सच में दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। ये सोचकर मैं मुस्कुराया और बोला, अच्छा, अगर हमारे साथ फ्यूचर बिलियनर खाना खा रही हैं तो उन्हें हम गरीब लोगों से पैसे लेने की जरूरत तो नहीं होगी। मैंने बिल उसकी तरफ सरका दिया। मैडम फ्यूचर बिलियनर, आज का $5000 का बिल आप ही भर दीजिए। विवियन ने बिल की तरफ देखा और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसके बगल में बैठे क्लासमेट्स हंसते हुए उसे उकसाने लगे। $5000? विवियन के लिए तो ये कुछ भी नहीं है ना? डेजमंड, मेरे साथ चलो। इतना कहकर विवियन ने बिल उठाया और डेजमंड को साथ लेकर पेमेंट करने चली गई। मैंने बाहें मेज पर रखी, हल्की मुस्कान के साथ कहा, $5000 तो छोड़ो, विवियन के पास अपने नाम पर $50 भी नहीं है। ये कहते कहते मेरे चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और मेरी आंखें ठंडी पड़ गईं। देखते हैं ये इसका पेमेंट कैसे करती है। थोड़ी देर बाद विवियन वापस आई। उसने बाहें बांध रखी थीं और चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी। उसने आकर रिसिप्ट मेज पर पटक दी। क्या देख रहे हो सब लोग? सिर्फ $5000 ही तो थे। क्लासमेट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी ने धीरे से कहा, इसने सच में पेमेंट कर दिया। शायद ये सच में अमीर है। विवियन ने अपना वाइन ग्लास उठाया
उसमें वाइन को हल्का हल्का घुमाया और घमंड भरी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखते हुए बोली, लॉसन, अब बताओ क्या कहना है। तभी दरवाजा जोर से खुला और डेजमंड अंदर आया। उसके गले से नेकलेस गायब था और वह गुस्से से मुझे घूर रहा था। मैं व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ बोला, वाह, सिर्फ दिखावा बनाए रखने के लिए फैमिली हेयरलूम तक बेच दिया। तभी अचानक दरवाजा लात मारकर खोला गया और स्टील पाइप्स पकड़े 3 आदमी अंदर घुस आए। सबसे आगे चल रहे स्कारफेस ने अपनी पाइप सीधा डेजमंड की तरफ तान दी। डेजमंड, आखिरकार तुझे पकड़ ही लिया। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर के मारे हाँफ उठे। डेजमंड वहीं का वहीं जम गया। उन आदमियों में से 2 आगे बढ़े और उन्होंने उसे पकड़ लिया। डेजमंड घबराकर चिल्लाया, क्या कर रहे हो? ये क्या है? स्कारफेस ने उसकी कॉलर पकड़ ली और बेरहमी से बोला, तेरे बाप पर हमसे $3 मिलियन का लोन शार्क डेट है। अगर आज पूरा पैसा वापस नहीं मिला तो उसके बदले तेरा हाथ जाएगा। डर के मारे डेजमंड का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसके चेहरे पर आंसू और नाक का पानी एक साथ बह रहे थे। वह मेरे पिता का कर्ज है, जाकर उन्हें ढूंढो, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। नीली शर्ट वाले आदमी ने अपना चाकू वापस रख दिया और जेब से एक ID कार्ड निकालकर डेजमंड के सामने लहराया। तुम्हारा बाप आज सुबह भाग गया और एक नोट छोड़ गया जिस पर लिखा था, बाप का कर्ज बेटा चुकाएगा। मैंने बाहें बांध ली, दीवार से टिक गया और हल्का सा सिर झुका लिया। असली तमाशा तो अब शुरू हुआ था। अपनी पिछली जिंदगी में डेजमंड ने एक किडनी बेच दी थी और मुझसे पैसे ऐंठने की भी कोशिश की थी। शायद उस समय भी उसके पिता ने ही उसे ऐसा करने पर मजबूर किया था। लेकिन हर दयनीय इंसान की बदकिस्मती के पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है। स्कारफेस ने फिर से डेजमंड की कॉलर पकड़ ली। धक्का मुक्की में डेजमंड का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। डेजमंड घबराकर फिर से उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज अब भी कांप रही थी, लेकिन उसके मुंह से शब्द निकल चुके थे। मेरे पास पैसे हैं। मेरी गर्लफ्रेंड भविष्य में दुनिया की सबसे अमीर औरत बनने वाली है। उसने वादा किया है कि वह मेरा यह कर्ज चुका देगी। भूरे शर्ट वाले आदमी ने डेजमंड की कॉलर पकड़कर तिरस्कार से हंसते हुए कहा, फ्यूचर बिलियनर। नीली शर्ट वाला आदमी भी हंसते हुए बोला, डेजमंड, क्या तुम्हें लगता है कि हम छोटे बच्चे हैं? डेजमंड की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसकी कांपती हुई आवाज में घबराहट साफ थी। ये सच है, मैं कसम खाता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत बहुत ज्यादा अमीर बनने वाली है। मैं सच कह रहा हूँ। उसके लिए यह छोटा सा गैम्बलिंग डेट कुछ भी नहीं है। अचानक डेजमंड को जैसे कोई आखिरी उम्मीद मिल गई। उसने कांपती उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया और टूटी हुई आवाज में बोला, देखो, वह आ गई। तीनों आदमी एक साथ मुड़कर देखने लगे। विवियन आराम से अंदर चली आई। उसके चेहरे पर लगभग कोई भाव नहीं था। वह ऐसे शांत स्वर में बोली जैसे कोई मामूली बात कर रही हो। उसके पिता तुम लोगों के $3 मिलियन के कर्जदार हैं, है ना? मैं उसकी तरफ से यह पैसा चुका दूंगी। विवियन ने बिना जरा भी झिझक के स्कारफेस के हाथ से पेन लिया और तुरंत एक IOU लिख दिया। इसे संभाल कर रखना। 10 साल बाद मैं तुम्हें मूल रकम और इंटरेस्ट समेत 20 गुना पैसा वापस दूंगी। स्कारफेस जोर से हंसा। IOU उसके हाथ से छीना और उसे टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दिया। क्या तुम पागल हो? मुझे कैश चाहिए, कागज पर लिखे खाली वादे नहीं। तभी विवियन ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। लॉसन, इसका कर्ज चुका दो, फिर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के बारे में सोचूंगी। मैंने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। विवियन ने अपने होंठ काटे जैसे हिम्मत जुटा रही हो। उसकी आवाज पहले से धीमी थी। मैं खुद को तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन मेरा दिल हमेशा डेजमंड का ही रहेगा। इतना कहते ही वह अचानक मेरी तरफ झपटी, जैसे उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे किस करने वाली हो। मैं घबराकर पीछे हट गया और पूरी झुंझलाहट के साथ चिल्लाया, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? विवियन पीछे हटी और तिरस्कार से हंस पड़ी। इतना महान बनने की कोशिश मत करो। पिछली जिंदगी में तो तुम मुझ पर जान छिड़कते थे। अगर दोबारा जन्म लेना ही था तो थोड़ा दिमाग भी साथ ले आते। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं मानता हूँ कि पिछली जिंदगी में मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन वह बात आज से 5 साल बाद की थी। इस समय तो मैं तुम्हें ठीक से जानता तक नहीं हूँ, इसलिए बेवजह मुसीबत मत खड़ी करो। विवियन ऐसे मुस्कुराई जैसे उसे पहले से यही उम्मीद थी। तो तुम्हें भी अपनी पिछली जिंदगी की यादें हैं? अच्छा है, इससे बातें आसान हो जाएंगी। अच्छे बच्चे की तरह पैसे दे दो और मैं गारंटी देती हूँ कि 10 साल बाद तुम्हारे परिवार की सुरक्षा होगी। वरना जो लोग मुझे नाराज करते हैं उनका क्या हाल होता है तुम जानते ही हो। मैंने हल्की सी हंसी छोड़ी। लेकिन ये मत भूलो, इस बार अगर मैं नहीं हुआ तो तुम कभी भी दुनिया की सबसे अमीर औरत नहीं बन पाओगी। विवियन ने खेल खेल में कहा, अच्छा सच में? उसे इस तरह बेहुदा हरकतें करते देखकर मेरा उससे और बहस करने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। मैं उसे धक्का देकर आगे निकल गया और वहां से चल पड़ा। पीछे से विवियन की दांत भींची हुई आवाज सुनाई दी, लॉसन, मैं वादा करती हूँ आज जो गलती तुमने की है एक दिन उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। विवियन ने अपनी बाहें फैलाकर उन तीनों आदमियों का रास्ता रोक लिया। उसकी ठुड्डी ऊंची थी और आवाज घमंड से भरी हुई। अपने बॉस से कहो कि खुद आकर मुझसे मिले। मेरी पिछली जिंदगी में तो वह मेरे साथ काम करने के लिए भीख मांगता था, फिर भी उसे मुझसे मिलने का मौका नहीं मिलता था। अगर इस जन्म में तुम लोग यह कर्ज माफ कर दो तो मैं तुम सबको अमीर बना दूंगी। स्कारफेस ने विवियन की तरफ ऐसे देखा जैसे वह पूरी तरह पागल हो। तू हमें अमीर बनाएगी? पहले मेंटल हॉस्पिटल जाकर खुद ठीक हो जा। इतना कहकर स्कारफेस ने विवियन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और ठंडी आवाज में बोला, पकड़ लो इन दोनों को। उन आदमियों ने जरा भी देर नहीं की और एक साथ उन पर टूट पड़े। विवियन को पीट पीट कर जमीन पर गिरा दिया गया, लेकिन वह फिर भी लगातार जवाब देती रही, क्या तुम सब पागल हो गए हो? मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत बनने वाली हूँ। जैसे ही मेरे फंड्स आ जाएंगे तुम सबको अपने के पर पछताना पड़ेगा। दूसरी तरफ डेजमंड मार खाते हुए जमीन पर लौट रहा था। उसने अपना सिर दोनों हाथों से ढक लिया और गिड़गिड़ाकर बोला, प्लीज थोड़ा रहम करो।
चेहरे पर मत मारो प्लीज। ये सब देखकर टाइलर इतना डर गया कि वह कांपते हुए एक कोने में छिप गया। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। उसने चुपचाप अपना फोन निकाला और कांपती आवाज में बुदबुदाया, नहीं, मुझे अभी पुलिस को कॉल करना होगा। कुछ ही देर में रेस्टोरेंट के बाहर पुलिस सायरन्स की आवाज गूंजने लगी। तीनों आदमी तुरंत वहीं जम गए और उनमें से एक का चेहरा डर से पीला पड़ गया। बॉस, पुलिस आ गई। स्कारफेस ने दांत भींचे और जमीन पर पड़े विवियन और डेजमंड को घूरते हुए बोला, चलो यहाँ से, लेकिन तुम दोनों सावधान रहना, अगली बार हिसाब बराबर करेंगे। इतना कहकर तीनों बिना पीछे देखे ऐसे भागे जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उनके जाने के बाद फर्श पर सिर्फ विवियन और डेजमंड बचे थे। दोनों के शरीर पर चोटों के निशान थे और वे अब भी सदमे में थे। खासकर डेजमंड का चेहरा इतना सूज चुका था कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। विवियन फर्श पर बैठी खुद को बाहों में समेटे कांप रही थी। वह काफी देर तक सिर झुकाए बैठी रही। जितना ज्यादा वह सोचती गई उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता गया। आखिर उसने जोर से अपनी मुट्ठी फर्श पर दे मारी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। यह सब लॉसन की गलती है। दूसरी तरफ डेजमंड जमीन पर लौट रहा था। वह अपना चेहरा पकड़कर उस मार से भी ज्यादा जोर जोर से रो रहा था। मेरा चेहरा। टाइलर ने दोनों की दयनीय हालत देखी और आखिर राहत की सांस ली। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। उसकी आवाज अब भी कांप रही थी। अच्छा हुआ मैंने पुलिस को कॉल कर दिया, नहीं तो अब तक ये दोनों नदी के तल में मछलियों का खाना बन चुके होते। अगले दिन टाइलर दो क्लासमेट्स को निर्देश दे रहा था, इन दोनों डेस्क को उठाकर स्टोरेज रूम में रख दो। उनमें से एक क्लासमेट ने डेस्क उठाते हुए हैरानी से पूछा, क्या हुआ टाइलर, मामला क्या है? टाइलर ने बाहें बांध लीं और गपशप वाले अंदाज में बोला, वे दोनों स्कूल छोड़ चुके हैं, कहते हैं कि बिजनेस शुरू करेंगे और बहुत पैसा कमाएंगे। अब से एक सीईओ विवियन होगी और दूसरा सीईओ डेजमंड। ये सुनते ही पूरी क्लास हंसी से गूंज उठी। तभी मैं अपनी डेस्क पर बैठा था कि मेरा फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। मैंने नीचे देखा, विवियन का मैसेज था, अगर पिछली जिंदगी में तुम मुझे चीटिंग करते हुए पकड़वाने के लिए लोगों को न लाते, अगर तुमने आंखें बंद कर ली होती और डेजमंड को मेरे साथ रहने दिया होता, तो शायद आज भी मैं तुम्हारे साथ होती। उसका यह अजीब मैसेज पढ़कर मैं मुस्कुरा दिया। मैंने रिप्लाई किया, अफसोस, तुम खुद ही उसे अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर पाई। फिर मैंने एक और मैसेज भेजा, तुम खुद को समझती क्या हो, साइड में किसी आदमी को रखोगी, तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है। विवियन ने तुरंत रिप्लाई किया, अब देखकर लगता है कि डेजमंड तुम्हारी तुलना में मेरा हस्बैंड बनने के लिए कहीं ज्यादा सही है। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए सिर्फ 2 शब्द टाइप किए, दफा हो जाओ। सीन बदलकर एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर में पहुंच गया, जहां मैं दूसरी मंजिल पर खड़ा फोन पर बात कर रहा था। डैड, जिस स्पीच इवेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या आप पहुंचने वाले हैं? तभी नीचे से विवियन की आवाज सुनाई दी, हेलो मैनेजर चेन, मैं विवियन हूँ। मैं सोफा से उठकर नीचे देखने लगा। उसे वहां देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर मन ही मन सोचते हुए मुड़ गया, यह यहाँ क्या कर रही है? विवियन ने मैनेजर चेन के सामने एक प्रोजेक्ट प्रपोजल रख दिया। मैनेजर चेन, मैं पार्टनरशिप की बात करने आई हूँ। यह प्रोजेक्ट मॉडल मेरी पिछली जिंदगी का है। नहीं, मैं इसे अनगिनत बार वेरीफाई कर चुकी हूँ। अगर आप अगले साल 3 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न दोगुना होगा। मैनेजर चेन ने अपना चश्मा ठीक किया। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। तुम किस यूनिवर्सिटी से हो? क्या तुमने प्रपोजल हमारी ईमेल पर भेजा था? विवियन थोड़ा हकलाने लगी। मैंने ड्रॉप आउट कर दिया है, लेकिन मार्केट की मेरी समझ उन कॉलेज स्टूडेंट्स से कहीं ज्यादा है। मैनेजर चैन ने तिरस्कार से हंसते हुए उसकी बात अनसुनी कर दी और वहां से चले गए। दूसरी मंजिल से नीचे देखते हुए मैंने हल्के व्यंग्य से सोचा, विवियन को लगता है कि पिछली जिंदगी की उसकी सफलता सिर्फ उसकी थियोरी की वजह से थी। नहीं, उसकी सफलता की वजह उसकी टॉप यूनिवर्सिटी की डिग्री थी, जिसने उसके लिए दरवाजे खोले, और वह रेड कारपेट था जो मैंने खुद उसके लिए बिछाया था। डिग्री के बिना, बेनेट फैमिली के सपोर्ट के बिना तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं कि मेरे सामने आकर बात कर सको। विवियन पूरी तरह बेकाबू हो गई और गुस्से में चिल्लाई, तुम खुद को समझते क्या हो? जब मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी तब तुम्हें घुटनों के बल झुकाकर मुझसे भीख मंगवाऊंगी। तभी 2 सिक्योरिटी गार्ड्स उसके पास आ गए। तुम कौन हो? यहाँ अंदर कैसे आई? विवियन की नजरें इधर उधर घूमने लगीं। उसकी आवाज में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं रहा। मैं बेनेट फैमिली के यंग मास्टर की गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनते ही दोनों गार्ड्स जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी में साफ अविश्वास था। उन्होंने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक और फ्रॉड किस्मत आजमाने आ गई, अभी बाहर निकलो। गार्ड्स ने विवियन को खदेड़ कर एक कोने में पहुंचा दिया। वह अभी खुद को संभाल ही रही थी कि तभी उसने लॉसन को अंदर आते हुए देखा। उसने अपने होंठ काटे और धीरे धीरे उस कोने से बाहर कदम रखा। लॉसन, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं चाहे किसी के साथ भी पार्टनरशिप करूं, लेकिन बेनेट ग्रुप के साथ कभी नहीं करूंगी, इसीलिए ये उम्मीद छोड़ दो। मैंने उसकी तरफ देखते हुए शांत स्वर में कहा, क्या तुम्हारे दिमाग में कभी यह ख्याल आया कि मैं यहाँ किसी और में इन्वेस्ट करने आया हूँ और मुझे तुम में जरा भी दिलचस्पी नहीं है? विवियन ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तुम? मेरे पिता ने विवियन की तरफ देखा और पूछा, ये लड़की कौन है? मैंने सपाट आवाज में कहा, इसकी चिंता मत कीजिए, बस एक पागल औरत है। फिर मैंने कहा, डैड चलिए, हमें अभी उस स्पीच में भी पहुंचना है। मेरे पिता ने विवियन की तरफ इशारा किया। उनके चेहरे पर साफ गुस्सा था। ऐसी लड़की अंदर आई कैसे? सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। मैंने हल्की सी हंसी उड़ाई और तुरंत वहां से चला गया। विवियन गुस्से में पैर पटकने लगी। गार्ड्स दौड़कर आए और उसकी दोनों बाहें पकड़ लीं। चलो बाहर निकलो। कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर व्हाइट सूट पहने एक महिला स्टेज पर स्पीच दे रही थी। सम्मानित अतिथिगण, आप सभी को नमस्कार। मैं आज की स्पीकर आयरिस हूँ। ऑडियंस में बैठा मैं अनायास अपनी
अपनी पिछली जिंदगी की यादों में खो गया। सच तो यह था कि पिछली जिंदगी में मेरे पिता जिस इंसान को सबसे ज्यादा महत्व देते थे वह मेरी सीनियर आइरिस थी। मेरे पिता की आंखों में प्रशंसा साफ दिखाई दे रही थी। लॉसन, मिस आइरिस को देखो, टॉप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, विनम्र, भरोसेमंद और हर समस्या की जड़ तक पहुंचने वाली। बेनेट फैमिली का भविष्य वास्तव में ऐसे ही लोग संभाल सकते हैं। लेकिन फिर उन्होंने अपना लहजा बदलते हुए कहा, फिर भी जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर किसी दिन तुम्हारे साथ आइरिस जैसी लाइफ पार्टनर हो तब जाकर मैं निश्चिंत हो पाऊंगा। यह सुनकर मुझे झुंझलाहट हुई। डैड, आइरिस वाकई शानदार हैं, लेकिन मैं उन्हें सिर्फ अपनी बड़ी बहन की तरह देखता हूँ। मुझे तो विवियन जैसी महत्वाकांक्षी और पर्सनैलिटी वाली लड़की पसंद है। मेरे पिता ने जो आगे कहना चाहा था वह रोक लिया। ठीक है, रहने दो, जो करना है वही करो। मेरे विचार फिर वर्तमान में लौट आए, क्योंकि इस बार मुझे जिंदगी दोबारा मिली थी। जो पहचान, जो सम्मान, जो अधिकार और जो स्थान वास्तव में आइरिस का होना चाहिए था, लेकिन उसे बहुत देर से मिला था। इस बार मैं वह सब बिना कुछ छोड़े उसे वापस दिलाऊंगा। इस बार भी मेरे पिता ने आइरिस की तरफ देखा। उनकी आंखों में वही प्रशंसा थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी पिछली जिंदगी में थी। लॉसन, आइरिस को देखो, टॉप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, विनम्र, भरोसेमंद और सचमुच असाधारण। मैंने तुरंत कहा, वह सच में शानदार हैं। मेरे पिता ने स्टेज की तरफ देखते हुए सहज लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, इस बार हम उसके स्टार्टअप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। स्टेज पर आइरिस ने मुस्कुराकर कहा, मेरे स्टार्टअप प्लान की प्रेजेंटेशन यहीं समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद मेरे पिता धीरे धीरे स्टेज पर गए और प्रशंसा भरी नजरों से अपना हाथ आगे बढ़ाया। मिस आइरिस, आपकी प्रेजेंटेशन शानदार थी। आइरिस तुरंत आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए उनसे हाथ मिलाया। आपके शब्दों के लिए धन्यवाद मिस्टर बेनेट। मेरे पिता ने कहा, हमारा ग्रुप आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का निर्णय ले चुका है। उन्होंने हल्के से उसके हाथ पर थपकी दी। आइरिस की आंखें चमक उठीं। उसकी आवाज में उत्साह था, लेकिन पूरी गरिमा भी। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर बेनेट, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। फिर आइरिस ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी। लॉसन, मुझे यहाँ इंट्रोड्यूस करने के लिए धन्यवाद। अगर आपने चेयरमैन को आने के लिए राजी न किया होता तो शायद मुझे यह मौका कभी नहीं मिलता। मैंने थोड़ा संकोच से हाथ हिलाया। मैंने कुछ खास नहीं किया। ये मौका तुमने अपनी क्षमता से हासिल किया है। पिछली जिंदगी में विवियन की मदद करने के लिए मैंने आइरिस से यही चमकने का मौका छीन लिया था। उसकी वजह से वह कई साल तक एक साधारण पोजीशन में फंसी रही और उसका समय यूं ही बर्बाद हो गया। मैंने मन ही मन कसम खाई, इस बार सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा। अगले दिन रिसर्च लैब में आइरिस मुस्कुराते हुए हल्के हल्के दौड़कर मेरे पास आई। वेलकम अबोर्ड लॉसन, हमारी रिसर्च टीम में। आज से हम आधिकारिक तौर पर पार्टनर्स हैं। मैंने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उससे हाथ मिलाया। तुम्हारे साथ काम करने का इंतजार रहेगा। आइरिस धीरे धीरे मेरे पिता की सबसे पसंदीदा डॉटर इन लॉ कैंडिडेट बन गई और मैं भी आखिरकार उस जगह लौट आया जहां वास्तव में मेरा होना चाहिए था। उस रात लैब की लाइट्स अब भी जल रही थीं। वहां से गुजरते हुए मैं रुक गया। इतनी रात को अभी भी अंदर कौन है? मैं दरवाजे के पास जाकर चुपचाप अंदर झांकने लगा। आइरिस कंप्यूटर स्क्रीन को ध्यान से देख रही थी। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ी हुई थीं। तीसरे डेसिमल प्लेस में गलती है, मुझे इसे फिर से रन करना होगा। मैं कुछ देर बाहर खड़ा उसे देखता रहा और मन ही मन प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। आइरिस हमेशा सबसे पहले आती थी और सबसे आखिर में जाती थी। वह हर प्लान को बार बार सुधार कर बिल्कुल परफेक्ट बना देती थी। हर फैसला वह बेहद सोच समझ कर लेती थी। विवियन की तरह कभी घमंडी या दूसरों को नीचा दिखाने वाली नहीं थी। आखिरकार ये वाला सही निकला, आइरिस ने अंदर से खुशी से कहा। मैं कुछ देर और वहीं खड़ा रहा, मुस्कुराया और फिर मुड़कर चला गया। अगली सुबह बहुत जल्दी ट्रेन स्टेशन पर आइरिस एक किताब पढ़ रही थी, जबकि मैं जम्हाई लेते हुए अब भी आधी नींद में उसके पास पहुंचा। आइरिस, तुम इतनी सुबह उठ गई और तुम्हें बिल्कुल भी थकान नहीं है? आइरिस मुस्कुराकर बोली, मुझे इसकी आदत है। जब मैं पढ़ाई करती थी तब मैं हर दिन सुबह 6 बजे उठती थी। लगातार 6 साल तक मैंने यही रूटीन रखा। मैंने हैरानी से कहा, ये तो कमाल का डिसिप्लिन है। मैंने अपनी वॉच की तरफ देखा और बिना चाहे विवियन की याद आ गई। अगर उसकी बात होती तो सुबह 5 बजे उठना तो दूर, मीटिंग के लिए सुबह 10 बजे उठाना भी आधे दिन की शिकायतें सुनने जैसा होता। पिछली जिंदगी में बोर्ड रूम के अंदर डायरेक्टर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। विवियन कहाँ है? कितना समय हो गया? वह अभी तक क्यों नहीं आई? असिस्टेंट ने घबराते हुए कहा, सीईओ विवियन अभी रास्ते में है। दीवार पर लगी क्लॉक में 10:09 हो चुके थे। असिस्टेंट सावधानी से विवियन के पास गया और धीमी आवाज में जल्दी जल्दी बोला, सीईओ विवियन, डायरेक्टर्स पिछले 1.5 घंटे से फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑडिट के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। यह अगला स्केड्यूल्ड सेशन है। विवियन ने असिस्टेंट की तरफ आलस भरी नजर से देखा। इतनी जल्दी किस बात की? असिस्टेंट ने हिम्मत करके फिर कहा, कंपनी अटेंडेंस पॉलिसी के अनुसार समय सुबह 10 बजे का है। विवियन मुस्कुराई, एक चेयर खींचकर बैठ गई और बोली, अटेंडेंस पॉलिसी? वह मुझसे नीचे बैठे लोगों के लिए होती है। सक्सेसफुल पीपल को अटेंडेंस रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। मैं अब भी उन्हीं यादों में खोया हुआ था कि तभी आइरिस ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्मजोशी और ईमानदारी दोनों थीं। आज इस मार्केट रिसर्च ट्रिप में मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद।
आपके जैसे रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर के साथ हमारा प्रोजेक्ट जरूर सफल होगा। मैंने हाथ बढ़ाया, फिर वापस खींच लिया और थोड़ा संकोच से अपना सिर खुजलाते हुए कहा, प्रोजेक्ट्स के मामले में मैं हमेशा सीरियस रहता हूँ, लेकिन आज सुबह 5 बजे यहाँ आने की असली वजह सिर्फ इतनी थी कि इस ट्रिप की लीडर तुम हो। आइरिस का चेहरा हल्का लाल हो गया। उसने नजरें फेर लीं और बोली, चलो जल्दी करें, ट्रेन निकलने वाली है। मैंने देखा कि वह पहले से थोड़ा तेज चलने लगी। मैं मुस्कुराया और उसके पीछे चल पड़ा। जिस फैक्ट्री का हम निरीक्षण कर रहे थे, वहां आइरिस ने कहा, लॉसन, इस फैक्ट्री को देखो। इक्विपमेंट भले पुराने हैं, लेकिन वर्कर्स बेहद स्किल्ड हैं। अगर इन्हें अपग्रेड करने के लिए इन्वेस्टमेंट मिले तो प्रोडक्शन कम से कम 5 गुना बढ़ सकता है। मैंने सहमति में सिर हिलाया। जब किसी पार्टनर को चुनो तो उसकी बातों की मिठास मत देखो, ये देखो कि उसने वास्तव में क्या हासिल किया है। आइरिस की बातें सुनते सुनते मेरा ध्यान फिर विवियन पर चला गया। वास्तव में कुछ हासिल करना, क्या वह ठीक उसकी उलटी नहीं थी? सिर्फ बातें और कोई असली क्षमता नहीं। हर दिन बड़े बड़े वादे करना, लेकिन उन्हें पूरा करने की ताकत बिल्कुल नहीं। वापस लौटते समय ट्रेन में मैंने आइरिस को गहरी नींद में सोते हुए देखा और मन ही मन सोचा, पिछली जिंदगी में मैंने अपना सारा ध्यान विवियन पर लगा दिया था। मैंने कभी सच में आइरिस को देखा ही नहीं। आखिर में जाकर समझ आया कि वास्तव में संजोकर रखने लायक इंसान कौन था। इस बार मैं वही गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। आइरिस खिड़की से टिककर सो रही थी। मैंने उसकी साइड प्रोफाइल की तरफ देखा, हल्का सा हाथ उठाया, फिर दोबारा नीचे कर लिया। कुछ दिन बाद विवियन उत्साहित होकर मेरे पास दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। लॉसन, मैंने पहले ही $8 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हासिल कर ली है। ये तो बस पहला कदम है। मुझे अपनी पुरानी जगह पर वापस पहुंचने में 10 साल भी नहीं लगेंगे। बस इंतजार करो, एक दिन तुम घुटनों के बल बैठकर मुझसे भीख मांगोगे। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर बिना उसकी तरफ दोबारा देखे वहां से चला गया। ये देखकर विवियन ने गुस्से में दांत भींच लिए। उसकी आंखों में आग सी जल उठी। 3 दिन बाद केलेब हाँफता हुआ मेरे पास दौड़कर आया। उसने अपना फोन ऊपर उठाया और सांस भी ठीक से न लेते हुए चिल्लाया, बहुत बड़ी खबर! बिजनेस शुरू करने के लिए स्कूल छोड़ने वाली विवियन बहुत बुरी तरह स्कैम हो गई। मैंने उसका फोन लिया और स्क्रीन की तरफ देखा। हेडलाइन साफ चमक रही थी, जीनियस ड्रॉप आउट एंटरप्रेन्योर मैसिव फ्रॉड का शिकार। केलेब ने आगे कहा, उसका पैटेंट लगभग मुफ्त के दाम बेच दिया गया। उसका पूरा बिजनेस कॉन्सेप्ट हूबहू चुरा लिया गया और जिस वेबसाइट को उसने इतनी मेहनत से बनाया था, उसे हैकर्स ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। मैंने स्क्रीन नीचे स्क्रॉल की। मेरे अंदर जरा भी हैरानी नहीं हुई, बल्कि मेरे होंठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। मैंने फोन वापस केलेब को दे दिया। सामने वाले की कुछ मीठी बातों ने ही उसे यह यकीन दिला दिया कि उसे सोना मिल गया है। इस बार मेरी फैमिली के रिसोर्सेज उसकी रक्षा करने के लिए नहीं थे। उसका घमंड हकीकत की पहली चोट भी सह नहीं पाया। दरअसल कुछ दिन पहले एक कैफे में घुंघराले बालों वाली एक महिला ने उसके सामने एक चेक सरकाते हुए कहा था, मुझे इस प्रोजेक्ट पर पूरा भरोसा है। ये $8 मिलियन तुम्हारे लिए सिर्फ पहली इंस्टॉलमेंट है। विवियन ने चेक पर लिखी रकम देखी। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। बहुत बढ़िया, सच में आपने ही मेरी क्षमता को पहचाना है। घुंघराले बालों वाली महिला ने कॉफी का एक घूंट लिया और सपाट स्वर में बोली, लेकिन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अनुसार तुम्हें पहले परफॉर्मेंस गारंटी के तौर पर $8 लाख का डिपॉजिट जमा करना होगा। विवियन वहीं ठिठक गई। 8 लाख? महिला ने ऐसे हाथ बढ़ाया जैसे चेक वापस लेने वाली हो। कोई बात नहीं, फिर हम किसी और में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। विवियन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मैं दूंगी, मैं डिपॉजिट भर दूंगी, बस मुझे कुछ दिन का समय दे दीजिए। कोई दूसरा रास्ता न बचने पर विवियन फिर से लोन शार्क्स के पास पहुंची। स्कारफेस ने एक कॉन्ट्रैक्ट उसकी तरफ सरका दिया। यह $5 लाख है। 1 साल बाद $1.5 मिलियन वापस करने होंगे। कॉन्ट्रैक्ट पकड़ते समय विवियन का हाथ हल्का कांप गया। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ चुका था। इंटरेस्ट इतना ज्यादा क्यों है? स्कारफेस मुस्कुराया और हर शब्द के साथ उसके और करीब आता गया। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही थी तब तो बहुत जल्दी थी, अब ऐसा दिखा रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं था। वह उसके बिल्कुल सामने आकर धीमी आवाज में बोला, अगर पैसा नहीं चुका सकी तो उसे वसूलने के और भी बहुत तरीके होते हैं। विवियन इतनी डर गई कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। मैं समझ गई, मैं पैसा वापस कर दूंगी। उसने सिर झुका लिया। आंसू जमीन पर गिरते रहे। फिर वह मुड़ी और दौड़ती हुई वहां से निकल गई। एक सुनसान गली में पहुंचकर विवियन ने एक नंबर डायल किया। अंकल, मुझे और $30,000 उधार दे दीजिए, बस 30,000 और मिल जाए, फिर मैं सब कुछ पलट दूंगी। दूसरी तरफ कुछ देर तक पूरी खामोशी रही। फिर आवाज आई, ठीक है विवियन, तुम्हारा अंकल एक बार और तुम पर भरोसा करेगा। मैं अपनी सारी बचत तुम्हें दे रहा हूँ। विवियन की आंखें चमक उठीं। उसकी आवाज उत्साह से भर गई। चिंता मत कीजिए अंकल, ये प्रोजेक्ट 100% सफल होगा। उसने फोन पर ट्रांसफर कंफर्म किया, फिर फोन जेब में रख लिया। उसके होठों पर मुस्कान उभर आई। लॉसन, बस इंतजार करो, जब मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी तब तुम्हें घुटनों के बल झुकाकर मुझसे भीख मंगवाऊंगी। अगली सुबह विवियन ने उस घुंघराले बालों वाली महिला को कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। उसके सारे मैसेजेस भी ब्लॉक हो चुके थे। विवियन फोन की स्क्रीन को घूरती रह गई। ये कैसे हो सकता है?
उसके हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। वह धीरे धीरे नीचे बैठ गई, दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उसकी कांपती हुई आवाज निकली, मेरे साथ स्कैम हो गया, 8 लाख, वही तो मेरी पूरी जमा पूंजी थी। विवियन फूट फूट कर रोने लगी। फिर अचानक उसने सिर उठाया, इसके पीछे लॉसन ही है। वह घुटनों के सहारे खुद को उठाती हुई लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकल गई। उसकी आवाज आंसुओं और नफरत से भरी हुई थी। हाँ, यही उसी की चाल है। विवियन मेरे पास दौड़कर आई और दोनों हाथों से मेरे कंधे जोर से पकड़ ली। उसकी आंखें लाल थीं। लॉसन, क्या यह सब तुम्हारी ही साजिश थी? तुम डरते हो कि मैं बिजनेस में सफल हो जाऊंगी, डरते हो कि एक दिन मैं तुमसे बदला लूंगी, है ना? मैंने उसके हाथ झटक दिए। मेरी आवाज ठंडी हो गई। इससे मेरा क्या लेना देना? विवियन, यह सब तुम्हारे अपने बेवकूफी भरे फैसलों का नतीजा है। उसका दोष मुझ पर मत डालो। तभी आइरिस जल्दी से आई और मेरे सामने खड़ी हो गई। विवियन, मैंने तुम्हारे साथ जो हुआ उसके बारे में सुना है। तुम्हारे बिजनेस की डायरेक्शन या तुम्हारे आइडियाज में कोई कमी नहीं थी, बस लोग बहुत जटिल होते हैं। आगे से थोड़ा ज्यादा सावधान रहना। विवियन ने गुस्से से आइरिस की तरफ उंगली तान दी। आइरिस, पिछली जिंदगी में तुम सिर्फ मेरी अधीन काम करने वाली एक डॉग थी। अच्छा बनने का नाटक मत करो और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं अपने दिल में अच्छी तरह जानता था कि विवियन हमेशा यही मानती रही कि वह सिर्फ अपनी योग्यता के दम पर दुनिया की सबसे अमीर औरत बन सकती है और उसमें मेरा या आइरिस का कोई योगदान नहीं था। लेकिन वह पूरी तरह गलत थी। अगर हम दोनों न होते तो इस जिंदगी में वह उस सफलता के आसपास भी नहीं पहुंच पाती। आइरिस ने विवियन की कलाई पकड़ ली। उसे खुद एहसास भी नहीं हुआ कि उसकी पकड़ कितनी मजबूत हो गई थी। आह, दर्द हो रहा है, तुम चालाक धोखेबाज, मुझे छोड़ो। आइरिस ने सख्त आवाज में चेतावनी दी। अगर दोबारा लॉसन को परेशान करने की कोशिश की तो फिर मुझे सख्ती करने का दोष मत देना। आइरिस ने विवियन को उठाकर एक तरफ धक्का दे दिया। फिर उसने सिक्योरिटी को आवाज दी, यह महिला मानसिक रूप से ठीक नहीं लग रही, कृपया इसे यहाँ से ले जाइए। गार्ड दौड़कर आया और विवियन को पकड़ लिया। विवियन लगातार चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे हाथ मत लगाओ, मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत बनने वाली हूँ। अगर तुमने मुझे नाराज किया तो क्या उसके अंजाम उठा पाओगे? गार्ड ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए बोला, तुम बिलियनेयर बनने वाली हो? अच्छा, तो फिर मैं अगला टेक टाइकून हूँ। अब यहाँ से निकलो। विवियन फिर से स्कारफेस के पास पहुंची। उसने मेज पर दोनों हाथ टिकाए और उसे समझाने लगा। विवियन, आम लोग अपनी शारीरिक मेहनत से पैसा कमाते हैं। जब उसने देखा कि विवियन अब भी झिझक रही है तो वह आगे बोला, लेकिन स्मार्ट पीपल इंफॉर्मेशन गैप का फायदा उठाते हैं। अगर तुम बस इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का प्रमोशन कर दो तो अगले हफ्ते तक तुम्हारा मौजूदा कैपिटल 3 गुना हो सकता है। ये सुनते ही विवियन के हाथ में पकड़ी पेन रुक गई। उसकी नोक कागज पर टिक गई और वह बुदबुदाई, 3 गुना? अगर मैं और भी ज्यादा लोगों को लेकर आऊं तो? स्कारफेस के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान फैल गई। तो और भी अच्छा होगा विवियन, तुम्हें सच में आगे की सोचने की समझ है। और फिर जैसे किसी ने उस पर जादू कर दिया हो, विवियन ने अपना फोन उठाया और एक एक करके अपने जानने वाले हर इंसान को मैसेज भेजना शुरू कर दिया। हाई रिटर्न्स, लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल, जैसे वह अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद हर व्यक्ति को इस इन्वेस्टमेंट में फंसाना चाहती हो। एक कैफे में विवियन टाइलर को इन्वेस्टमेंट के लिए मना रही थी, जबकि साथ ही अपने फोन से दूसरे लोगों को भी प्रोजेक्ट की डिटेल्स भेज रही थी। टाइलर ने पूछा, विवियन, आजकल तुम आखिर इतनी व्यस्त किस बात में हो? जिन फाउंडर शेयर्स की बात तुमने फोन पर की थी, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। विवियन ने उसकी तरफ घूर कर देखा। टाइलर, तुम्हें क्या पता, तुम बस जरूरत से ज्यादा सावधान रहते हो, इसी वजह से पूरी जिंदगी फिक्स्ड सैलरी पर मेहनत करते रहोगे। टाइलर ने भौहें सिकोड़ लीं। विवियन, फिर भी मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट में कुछ तो गड़बड़ है। विवियन ने अपना फोन और बैग उठाया, चेयर पीछे धकेली और बिना पीछे देखे वहां से चल दी। जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा, छोड़ो भी, मैं तुमसे बहस करके अपना समय बर्बाद नहीं करूंगी। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो मेरा समय भी मत बर्बाद करो। टाइलर ने एक लंबी सांस ली, लेकिन फिर भी उसके पीछे चल पड़ा। वह एक बिजली के खंभे के पीछे छिपकर विवियन को देखने लगा। विवियन एक दुकान के बाहर खड़ी फोन पर किसी से तेज और दबाव भरे स्वर में कह रही थी, अभी पेमेंट भेजो, अगर नहीं भेजा तो बैंक तुम्हारा अकाउंट फ्रीज कर देगा। टाइलर वहीं ठिठक गया। उसकी भौहें और ज्यादा सिकुड़ गईं। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल कर दिया। हेलो, क्या यह पुलिस है? मुझे लगता है कि मुझे एक स्कैम रिंग का पता चला है। हाँ, मेरी एक क्लासमेट भी इसमें शामिल लगती है। 6 महीने बाद पुलिस मेरे पास आई। तब तक विवियन गिरफ्तार हो चुकी थी। पिछले 6 महीनों से वह एक इलीगल फंड रेजिंग स्कीम का मुख्य हिस्सा बनी हुई थी। ऑफिसर ने कहा, आप और विवियन क्लासमेट्स हैं, इस इन्वेस्टिगेशन में हमें आपके सहयोग की जरूरत है। मैंने सिर हिलाया। बिल्कुल, मैं पूरा सहयोग करूंगा। ऑफिसर ने पूछा, इन 6 महीनों में उसने आपको किस तरह के मैसेजेस भेजे? मैंने अपने फोन की स्क्रीन नीचे स्क्रॉल की, कुछ मैसेजेस देखे, बिना कुछ कहे फोन ऑफिसर की तरफ बढ़ा दिया। स्क्रीन पर लिखा था, लॉसन, जो कुछ पहले था उसकी खातिर मुझे 8 लाख ट्रांसफर कर दो, फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और पुरानी बातें भूल जाऊंगी। दूसरा मैसेज था, लॉसन, मुझे बस 5 लाख और चाहिए, मेरा बिजनेस चल पड़ेगा। मैं वादा करती हूँ, जब मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी तो तुमसे कभी बदला नहीं लूंगी। नोट्स लिख रहे ऑफिसर की पेन एक पल के लिए रुक गई। उसके होंठ फड़कने लगे और उसके कंधे हिलने लगे, जैसे वह हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा हो। अगला मैसेज था, लॉसन, मुझे 2 लाख ट्रांसफर कर दो, मैं तुम्हें तुरंत अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगी। बयान लिख रहा ऑफिसर अब पूरी तरह लाल पड़ चुका था। वह हंसी रोकते रोकते लगभग रोने की हालत में था। अगला मैसेज था, लॉसन, मुझे 1 लाख ट्रांसफर कर दो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मैंने शांत स्वर में कहा,
अगर हंसी आ रही है तो खुलकर हंस लीजिए, मुझे भी ये मैसेजेस देखकर तकलीफ ही होती है। ऑफिसर ने अपनी फाइल बंद करते हुए कहा, लॉसन, हमारी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार तुम्हारी क्लासमेट विवियन पर कई बार वायर फ्रॉड करने का आरोप है। मामला बहुत गंभीर है, बहुत संभव है कि उसे प्रिजन की सजा होगी। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, समझ गया। ऑफिसर ने आगे कहा, वह बहुत जिद्दी है, उसकी सिर्फ एक ही मांग है, वह आपसे एक बार मिलना चाहती है, वरना इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं करेगी। ज्यादा से ज्यादा विक्टिम्स का पैसा वापस दिलाने के लिए मैंने उससे मिलने की सहमति दे दी। प्रिजन के विजिटेशन रूम में विवियन प्रिजन यूनिफॉर्म पहने सिर झुकाए बैठी थी। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। लॉसन, मुझे माफ कर दो। मैंने ग्लास के उस पार उसे कुछ पल तक चुपचाप देखा, फिर पूछा, जब तुम पहली बार उस स्कैम रिंग में शामिल हुई थी, तब क्या तुम्हें सच में कुछ भी गलत महसूस नहीं हुआ था? विवियन कड़वी मुस्कान के साथ बोली, पहले ही दिन मुझे पता चल गया था कि वहां कुछ गलत है, लेकिन मैं उसे मानना ही नहीं चाहती थी। मेरे मुंह से अनायास एक लंबी सांस निकल गई। तभी विवियन ने अचानक मेज पर जोर से मुट्ठी मारी। उसके हैंडकफ्स धातु की मेज से टकराकर खनक उठे। मैं सिर्फ पैसों की दीवानी एक असफल इंसान हूँ। मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाई। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी सिर्फ खुद को साबित करने के लिए। मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, लेकिन आखिर में मैं सिर्फ यही साबित कर पाई कि मैं कितनी बेकार हूँ। विवियन ने सिर उठाया। उसकी आवाज आंसुओं से भर चुकी थी। लॉसन, सच तो यह है कि मुझे बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन पिछली जिंदगी में चाहे मैं जितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच गई, तुमने कभी मेरी तरफ ऊपर देखकर नहीं देखा। जैसे मैंने जो कुछ भी हासिल किया वह तुम्हारे लिए हमेशा पहले से तय और सामान्य बात थी। विवियन ने अपना सिर पूरी तरह उठाया। ग्लास के उस पार उसकी आंखें मेरी आंखों से मिलीं। उसकी आवाज में अब भी जिद और अधूरी चाहत की हल्की सी झलक बाकी थी। उस दिन जब तुम लोगों को लेकर उस घर में घुसे थे जहां मैं और डेजमंड साथ रहते थे, मेरी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि अगर तुम मुझे माफ कर दो और ऐसा मान लो कि कुछ हुआ ही नहीं, तो मैं तुम्हें वापस पा सकती हूँ। हम फिर से पहले जैसी जिंदगी जी सकते हैं। ये कहते कहते उसकी आवाज अचानक धीमी पड़ गई। लेकिन तुम सिर्फ डिवोर्स चाहते थे और मुझे बिल्कुल खाली हाथ घर से निकाल देना चाहते थे। पिछली जिंदगी में बेनेट मैंशन के अंदर विवियन सोफा पर बैठी थी। वह साफ तौर पर डेजमंड के बच्चे की मां बनने वाली थी और डेजमंड उसके बगल में खड़ा था। एक लॉयर हाथ में अग्रीमेंट लिए शांत और ठंडे स्वर में बोला, मिस्टर बेनेट द्वारा दिए गए एविडेंस के आधार पर यह साबित हो चुका है कि मिस विवियन ने कंपनी फंड्स का इलीगल मिस अप्रोप्रिएशन किया है और मैरिज के दौरान उनका अफेयर भी कंफर्म हो चुका है। उसने अगला पेज पलटा और आगे पढ़ा, अग्रीमेंट के अनुसार मिस विवियन इस मैरिज से बिल्कुल खाली हाथ जाएंगी। उन्हें $1 भी नहीं मिलेगा। विवियन ने सिर तक नहीं उठाया। उसकी उंगलियां सोफा के किनारे को इतनी जोर से पकड़े थीं कि वे सफेद पड़ गईं। बहुत देर की खामोशी के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, $1 भी नहीं। उसी रात विवियन ने गैस वाल्व खोल दिया। उसकी आवाज बेहद धीमी और ठंडी थी। मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। डेजमंड उसके पास खड़ा था। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं और उसकी आवाज में छिपा हुआ उत्साह साफ महसूस हो रहा था। जैसे ही यह काम हो जाएगा, पूरी बेनेट फैमिली की दौलत हमारी हो जाएगी। तभी मैं किचन के दरवाजे पर दिखाई दिया। मुझे देखकर दोनों घबरा गए और सीधे जमीन पर गिर पड़े। मैंने ठंडी आवाज में पूछा, विवियन, यहाँ छिपकर क्या कर रही हो? विवियन फर्श पर बैठी बैठी तुरंत रोने लगी। मैं अब भी तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो कि मुझे बिल्कुल खाली हाथ छोड़ दो? मैं झुककर उसकी तरफ देखने लगा और सपाट स्वर में बोला, डेजमंड के बच्चे की मां बनकर भी तुम चाहती हो कि मैं उसका दोष अपने सिर ले लूं? विवियन, सच में तुम्हें लगा कि मैं कोई सेंट हूँ? विवियन का चेहरा एक पल के लिए जम गया, फिर अपमान और गुस्से से विकृत हो उठा। मैं तुम्हें भी अपने साथ ले डूबूंगी। विवियन और डेजमंड दोनों एक साथ मेरी तरफ झपटे और मुझे गैस टैंक की तरफ धक्का दे दिया। फिर दोनों किचन से बाहर भाग गए। विवियन ने अपना लाइटर उठाया। उसकी आंखों के सामने छोटी सी लौ जल रही थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, तो फिर सीधे हेल में जाओ। उसने लाइटर मेरी तरफ फेंक दिया। जलती हुई लौ हवा में एक छाप बनाती हुई मेरी तरफ आई। मैंने एक पल भी नहीं गंवाया। मैं सीधे विवियन और डेजमंड की तरफ झपटा और दोनों को कसकर पकड़ लिया। मेरी एक जान के बदले हम तीनों की जान, यह सौदा किसी भी तरह मेरे लिए घाटे का नहीं था। अगले ही पल पीछे जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। चारों तरफ आग की लपटें उठीं और हम तीनों उसी आग में पूरी तरह समा गए। वर्तमान में लौटकर मैंने अपने कान को हल्का सा रगड़ा और अधीर स्वर में कहा, तुम्हारी बात खत्म हो गई? अगर हो गई है तो मैं जा रहा हूँ। आइरिस मेरा प्रोजेक्ट लेकर मेरा इंतजार कर रही है। मेरे पास तुम्हारी बेकार बातों के लिए समय नहीं है। तभी डेजमंड ने अचानक मुझे चेयर पर धक्का देकर बैठा दिया। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन अगले ही पल वह विवियन की तरफ मुड़ा और चिल्लाया, तो तुमने मुझसे झूठ बोला था। पिछली जिंदगी में तुम्हारी जान मैंने बचाई थी। अगर मैंने तुम्हें अपनी किडनी न दी होती तो तुम बहुत पहले मर चुकी होती। डेजमंड ने विवियन के कंधे पकड़कर जोर से झकझोर दिया। उसकी आवाज भारी और बेचैन थी। तुमने वादा किया था कि पूरी जिंदगी मेरे साथ रहोगी, मेरे साथ मिलकर दौलत कमाओगी और मेरे पिता का गैम्बलिंग डेट चुकाओगी, लेकिन तुम मेरी माँ की छोड़ी हुई गोल्ड नेकलेस लेकर भाग गई। पैसा कहाँ है? मुझे वापस दो, झूठी औरत। विवियन ने उसे जोर से धक्का दिया और तिरस्कार से हंस पड़ी। मेरी जान बचाई। उस किडनी की कीमत मैंने खुद चुकाई थी, और अगर तुमने मुझे उस फ्रॉड कंपनी में शामिल होने के लिए न उकसाया होता तो मैं कभी प्रिजन नहीं पहुंचती। इसलिए यह मत समझना कि तुम आसानी से बच जाओगे। विवियन ने अचानक सिर उठाया। उसकी आवाज में अब लापरवाही और जिद दोनों थीं।
मैं पुलिस को सब बता दूंगी। डेजमंड भी उस स्कैम रिंग का हिस्सा है, उसी ने मुझे इसमें खींचा था। डेजमंड की आंखें लाल हो उठीं। उसने हाथ उठाकर विवियन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। अपना मुंह बंद रखो, अब और ड्रामा मत करो। डेजमंड तेज तेज सांस लेते हुए उसकी तरफ उंगली दिखाकर बोला, अगर तुमने मेरी गोल्ड नेकलेस और जेड पेंडेंट वापस नहीं किए तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम अपनी पूरी सजा प्रिजन में ही सड़ते हुए काटो। इतना कहकर वह मुड़ा और भाग गया। अब आखिरकार विवियन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज आंसुओं से भर चुकी थी। हम कभी हस्बैंड और वाइफ थे, उसी रिश्ते की खातिर मेरी मदद कर दो प्लीज। बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे पता है, अगर तुम मेरे लिए एक शब्द भी बोल दो तो मेरी प्रिजन सेंटेंस कुछ साल कम हो सकती है। विवियन ने मेरा हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। मेरी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। क्या तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुमने कितने परिवार बर्बाद किए हैं? मैं खड़ा हुआ और मुड़कर बाहर जाने लगा। विवियन, तुम्हें बिल्कुल वही सजा मिली है जिसकी तुम हकदार हो। कोशिश करना कि अगली बार एक बेहतर इंसान बनो। विवियन धीरे धीरे वापस फर्श पर बैठ गई। उसने न मेरा पीछा किया और न ही एक शब्द और कहा। कोर्ट हाउस में जज ने फैसला सुनाया। प्रतिवादी विवियन धोखाधड़ी की दोषी है और कानून के अनुसार उसे 5 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। आयरिस और मैं साथ में यह खबर देख रहे थे। पूरे ध्यान से देखे जा रहे इस मामले में विवियन सरनेम वाली एक महिला द्वारा चलाया गया फंड रेजिंग स्कीम कोर्ट से अपना फर्स्ट इंस्टेंस रूलिंग प्राप्त कर चुका था। प्रतिवादी के रूप में विवियन ने लोगों को ऊंचे रिटर्न्स का वादा करके अपने जाल में फंसाया था। बेनेट ग्रुप के ऑफिस के अंदर आयरिस कुछ डॉक्यूमेंट्स पलटते हुए कैजुअली बोली, उस डेजमंड नाम के लड़के की कोई खबर? मैं अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। मेरी आवाज सपाट थी। कुछ नहीं। मैंने पुलिस से सुना कि कुछ समय पहले वह पूरे शरीर पर चोटों के निशान लेकर रिपोर्ट दर्ज कराने आया था। उसका दावा था कि उसके पिता ने उसे एक उम्रदराज आदमी को बेच दिया था ताकि उसे उसका प्ले थिंग बनाकर रखा जाए। आयरिस की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। क्या पुलिस ने कुछ नहीं किया? मैंने सिर हिलाया। दूसरे आदमी के पास डेजमंड के पिता द्वारा साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए मामले को फैमिली डिस्प्यूट मान लिया गया और उसके बाद से डेजमंड की कोई खबर नहीं है। आयरिस कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए बोली, खैर, मेरा ख्याल है इसे वही मिला जिसका वह हकदार था। 5 साल बाद एक शानदार रिसेप्शन में रोशनियां चमक रही थीं और मेहमान शालीनता से बातचीत करते हुए अपने ग्लासेस उठा रहे थे। विवियन लड़खड़ाती हुई अंदर आई। उसके चेहरे का हाल बहुत खराब था। मेहमान हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। उसने भीड़ में मुझे तुरंत देख लिया और लड़खड़ाते हुए मेरी तरफ आई, मेरी जैकेट का किनारा पकड़ लिया और घुटनों के बल बैठ गई। लॉसन, मुझे पता है कि मैं गलत थी, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा और मेरा मन अपने पिछले जीवन की ओर चला गया। विवियन, हमारे माता पिता फिर पूछ रहे हैं कि हम बच्चा कब करेंगे। विवियन ने लापरवाही से हाथ हिलाया। उसकी आवाज अधीर थी। मैंने तुम्हें बताया है कि मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ। मुझे यह तय करने के लिए कि मैं कौन हूँ किसी बच्चे की जरूरत नहीं है। इस जीवन में सब कुछ मेरे करियर के बारे में है, इसलिए अपने माता पिता की बच्चों को लेकर आउटडेटेड ऑब्सेशन से मुझे परेशान मत करो। मैं कुछ पल रुका, फिर वैसे ही सिर हिला दिया। ठीक है विवियन, जैसा तुम चाहती हो, हम बच्चा होने को टाल देंगे। तुम्हारा करियर महत्वपूर्ण है। उसके अगले ही दिन मैंने दरवाजा खोला और विवियन को मेरी तरफ पीठ किए डॉक्टर से फोन पर बात करते देखा। मैं पहले से 1 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। हाँ, ये तुम्हारा ही है, चिंता मत करो। वह मुझसे इतना प्यार करता है कि मैं उसे जो भी बताती हूँ वह उस पर विश्वास कर लेता है। मेरे कदम वहीं रुक गए और मैं उसी जगह जड़ होकर खड़ा रह गया। जब बच्चा पैदा हो जाएगा मैं उससे उसके शेयर्स मेरे नाम साइन करवा लूंगी। मेरी आवाज कांप गई। तो यह सब शुरू से ही झूठ था। विवियन अब भी फोन पकड़े हुए हंसती रही। उसकी आवाज हल्की थी। अच्छा, और जब हमें वह बहुत बड़ी दौलत मिल जाएगी तब एक दिन पूरा बेनेट परिवार का फॉर्च्यून हमारा होगा। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मेरी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। वापस रिसेप्शन में विवियन का हाथ अब भी मेरी जैकेट का किनारा पकड़े हुए था। मैंने उसका हाथ झटक दिया। इस देश में करोड़ों औरतें हैं जो मेरे बच्चे की मां बनने के लिए लाइन में खड़ी हो जाएंगी। बेनेट परिवार के हेयर को जन्म देने की बारी किसी कन्विक्टेड फेलन पर कभी नहीं आएगी। तभी साफ तौर पर प्रेग्नेंट दिख रही आयरिस मेरे पास आई और उसने अपना हाथ मेरी बाह में डाल लिया। धीरे से मेरे कंधे पर झुकते हुए नरम आवाज में बोली, क्या हो रहा है हनी? विवियन ये सब देखती रही। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसकी आवाज बदल गई। मुझे इस पर विश्वास नहीं है लॉसन, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? जैसे जैसे वह बोलती गई उसकी आवाज तीखी होती गई। तुम मुझसे शादी कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैंने अपना हाथ आयरिस के कंधे पर रखा और अपने सामने खड़ी विवियन की तरफ देखा। मैंने कभी खुद को ककोल्ड नहीं बनाया। किसी दूसरे आदमी का बच्चा उठाकर मुझे वह मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो जो तुम्हारा पति बनकर उसकी जिम्मेदारी उठाए। विवियन हिस्टेरिकल होकर चीखी, लॉसन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आयरिस को अपने साथ लेकर आगे बढ़ गया। एक दिन विवियन अचानक मेरी कार के सामने आ गई और रिपोर्टरों की भीड़ के सामने रोते हुए बोली, आयरिस सिर्फ एक होम ब्रेकर है जिसने मेरी जगह छीन ली। सबसे अमीर आदमी की असली पत्नी मैं हूँ। जैसे ही मैं कार से बाहर निकला वह ऐसे मेरी तरफ दौड़ी जैसे किसी आखिरी सहारे को पकड़ रही हो और मैंने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। आयरिस मेरे पास आई और स्वाभाविक रूप से अपना हाथ मेरी बाह में डाल लिया।
मेरे पति सबसे अमीर आदमी हैं। वह तुम्हारे जैसी बिना क्लास वाली औरत को कभी नहीं चुनेंगे। मैंने सिक्योरिटी से कहा, इसे हर जगह से ब्लॉक कर दो, मैं इसे दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुरंत जवाब दिया, समझ गए यंग मास्टर। उन्होंने तुरंत विवियन को पकड़ लिया और उसके दोनों हाथों से खींचते हुए बाहर ले गए, जबकि वह पूरे रास्ते छूटने की कोशिश करती रही और चीखती रही। उसका एक जूता निकलकर वहीं पीछे छूट गया। उसके बाद जिंदगी शांति से चलती रही। आयरिस और मैं साथ बैठकर पेरेंटिंग गाइड पढ़ रहे थे कि तभी मेज पर रखा मेरा फोन अचानक बज उठा। मैंने फोन उठाया और दूसरी तरफ की आवाज कुछ पल के लिए चुप हो गई। मिस्टर बेनेट, विवियन बीमारी की वजह से सड़क पर मर गई। विवियन मर चुकी है। मैंने उन शब्दों को जैसे उनकी पुष्टि करने के लिए दोहराया। आयरिस ने अपना पेन नीचे रखा, धीरे से सांस ली और शांत स्वर में बोली, मुझे लगता है उसे वही मिला जिसकी वह हकदार थी। फिर भी तुम दोनों कभी क्लासमेट्स थे। जाओ, उसके बैरियल का खर्चा दे दो। फोन पर मौजूद व्यक्ति कुछ पल के लिए चुप रहा। समझ गया मिस्टर बेनेट। उस रात लगातार बारिश होती रही। एक पवेलियन में विवियन एक बेंच पर सिकुड़ कर लेटी हुई थी। उसने पतले कपड़े पहन रखे थे और उसके ऊपर बारिश से पूरी तरह भीगा हुआ न्यूज़पेपर पड़ा था। उसका एक हाथ ढीला होकर नीचे लटक रहा था और बारिश की बूंदें उस पर गिरती रहीं, लेकिन उसने उसे वापस नहीं खींचा। छाता लेकर वहां से गुजर रहा एक आदमी कुछ पल के लिए रुका, नीचे देखा, भौहें सिकोड़ लीं और हवा में हाथ हिलाते हुए बोला, एक और होमलेस पर्सन मर गया। फिर उसने नजर फेर ली और वहां से चला गया। मैं बैल्कनी में खड़ा था। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी। आयरिस पीछे से आई और धीरे से मेरे कंधों पर एक जैकेट डाल दी। ठंड मत लगने देना। मैं उसकी तरफ मुड़ा। मेरी आंखों में गर्मजोशी थी और मेरी आवाज नरम हो गई, कोई बात नहीं, मेरे पास तुम हो। जैसे ही मैं आयरिस को देख रहा था, लिविंग रूम से दो छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए बाहर आए। दोनों ने मेरी एक एक टांग पकड़ ली, ऊपर मेरी तरफ देखते हुए पुकारा, डैडी डैडी। मैंने अपनी दोनों बेटियों के सिर पर हाथ फेरा और मन ही मन शांत होकर सोचा, मेरे पिछले जीवन की सारी गड़बड़ियां इस जीवन में पूरी तरह मिट चुकी थीं। कुछ लोगों को सिर्फ एक मदद करने वाला हाथ चाहिए होता है, उन्हें दूसरा हाथ देना सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाना होता है। सूरज की रोशनी बादलों को चीरते हुए निकली और हम चारों के परिवार पर आकर पड़ी। जहां तक विवियन और डेजमंड का सवाल था, ऐसा लग रहा था जैसे यह सब सिर्फ एक बुरा नाइटमेयर था और अब वह सपना खत्म हो चुका था। सूरज हमेशा की तरह फिर से उग आया। हमारा परिवार हाथों में हाथ डाले आगे चलता गया। सूरज